फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम पढ़ेंगे हिमनद या ग्लेशियर के बारे में कि हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। देखो, एक नदी होती है जिसमें पानी बहता है, जिसको हम बोलते हैं जल बहता है, ठीक है। और एक नदी होती है जिसमें हिम बहती है। क्या बहती है? हिम बहती है, बर्फ़ बहती है। तो जिस नदी से हिम बहती है, बर्फ़ बहती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हिमनद कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, पृथ्वी का 10% स्थलीय भाग ग्लेशियर से ढका हुआ है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कंप्लीट पृथ्वी का जो 10% भाग है वो किससे ढका हुआ है? ग्लेशियर से ढका हुआ है। मतलब किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, ग्लेशियर बर्फ का 90% भाग ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में है। जो ग्लेशियर या जो बर्फ का 90% भाग है वो कहाँ कहाँ पर है? वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, इन दो जगह पर है, ठीक है। दोबारा से देखो, ग्लेशियर या हिमनद का जो 90% भाग है वो कहाँ कहाँ पर है? वो है भाई साहब ग्रीनलैंड में और अंटार्कटिका में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ो। देखो, यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। हिम रेखा, स्नो लाइन। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहा जाता है। हिम क्षेत्र, हिम क्षेत्र की निचली सीमा को किसको? हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहा जाता है। अब हिम क्षेत्र क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। हिम क्षेत्र, हिम रेखा के ऊपर स्थित भाग जो कि सदैव हिम से आच्छादित रहता है, ठीक है। हिम रेखा के ऊपर का भाग, हिम रेखा के ऊपर का भाग जो सदैव बर्फ से या हिम से आच्छादित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हिम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम क्षेत्र। उसके बाद देखो, हिमरेखा वह होती है, हिमरेखा वह होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिम आवरण रहता है तथा बर्फ पिघल नहीं पाती है, ठीक है। हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा एक वो रेखा होती है, हिमरेखा एक वो रेखा होती है जिसके ऊपर, हिमरेखा एक वो रेखा होती है जिसके ऊपर सदैव क्या रहता है? हिम का आवरण रहता है। क्या रहता है? हिम का आवरण रहता है। ये क्या है? सपोज दैट ब्लैक कलर में क्या है? ये हिम का आवरण है। हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की बर्फ माननी है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बर्फ का आवरण है जो कभी भी नहीं पिघलता है। इसकी क्या क्या विशेषता है भाई साहब? ये बर्फ का आवरण कभी नहीं पिघलता। क्या नहीं होता? कभी नहीं पिघलता, ठीक है। और यह सदैव बर्फ के रूप में जमा रहता है। तो इस जो बर्फ का खंड है या जो बर्फ का आवरण है जो कभी नहीं पिघल रहा है, इसका जो नीचे का भाग है, क्या? इसका जो नीचे का भाग है, कौन सा भाग? इसका नीचे का भाग। तो इसका नीचे का भाग कौन सा है? ये वाला। तो इस नीचे के भाग को क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे जो बर्फ है वो पिघल जाती है या बर्फ रहती ही नहीं है। लेकिन इसके जो ऊपर है ये बर्फ कभी नहीं पिघलती, ये सदैव जमी रहती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिम रेखा की ऊंचाई कम हो जाती है। जब जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाओगे तो जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपकी कैसे कम होती जाएगी। देखो देखो भाई साहब, ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ये है ध्रुवीय क्षेत्र। चलो मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। रेड कलर में भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ब्लू कलर में ध्रुवीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या होता है? जो बर्फ है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, जबकि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, क्या निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होती है? बर्फ कम होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब बहुत अधिक ऊंचाई पर पर्वत होंगे, सपोज दैट कोई पर्वत बहुत अधिक ऊंचा है, जैसे हिमालय पर्वत, बहुत अधिक ऊंचाई पर ही यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, हमें बर्फ देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ देखने को मिली, ठीक है। लेकिन जो विषुवत रेखीय जो ध्रुवीय क्षेत्र है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें तो भाई साहब हमें नीचे ही बर्फ देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर, यहाँ पर भी बर्फ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है जैसे अंटार्कटिका ग्रीनलैंड में जाओगे तो वहाँ पर आपको धरातल पर भी ज़बरदस्त तरीके से बर्फ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई कहाँ पर अधिक होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में, जबकि हिम रेखा की ऊंचाई कम कहाँ पर रहती है, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में। अब देखो, शुष्क या अल्प हिमवृष्टि वाले क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है। जिस क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहता है, शुष्क का मतलब होता है जैसे सूखे वाली स्थिति, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, बरसात कम होती है, तथा अल्प हिमवृष्टि होती है। अल्प हिमवृष्टि का मतलब होता है जहाँ पर कम बरसात होती है, उस क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से कि शुष्क या अल्प हिमवृष्टि वाले क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, अगली लाइन समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है, यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में यह रेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है। सागर तल के बराबर का मतलब होता है कि यदि आप ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करोगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तो जो भाई साहब बर्फ है वो धरातल पर भी बिल्कुल अच्छे से फैली हुई होती है, ठीक है। यदि आप ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करोगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल पर भी बर्फ बहुत ही अच्छे से फैली हुई होती है। जैसे ग्रीनलैंड में जाओगे वहाँ पर आपको ऑलवेज बर्फ़ देखने को मिलेगी, अंटार्कटिका में जाओगे वहाँ पर भी आपको ऑलवेज बर्फ़ देखने को मिलेगी, धरातल सदैव बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में यह रेखा सागर तल के बराबर होती है, लेकिन निम्न अक्षांशों पर यह रेखा प्राय अधिक ऊंचाई पर होती है। लेकिन भाई साहब जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांशों का मतलब होता है विषुवत रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो जो निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये रेखा क्या होती है, अधिक ऊंचाई पर होती है। क्या होती है, अधिक ऊंचाई पर होती है। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे थोड़ा, देखो भाई साहब, वह क्षेत्र जो सदैव हिम से आच्छादित रहता है, वह क्षेत्र जो सदैव हिम से आच्छादित रहता है मतलब बर्फ से ढका रहता है। आच्छादित का मतलब क्या है, यहाँ पर आच्छादित का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, मतलब वो क्षेत्र जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, उस क्षेत्र को स्थायी हिम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के धरातल का कोई भी क्षेत्र है जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ पर ऑलवेज बर्फ पड़ी रहती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, स्थायी हिम क्षेत्र कहेंगे, मतलब परमानेंट आइस एरिया कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र मिलता है। यदि सभी महाद्वीपों की बात की जाए तो एकमात्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर आपको स्थायी हिम क्षेत्र नहीं देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आपको स्थायी हिम क्षेत्र नहीं देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप किसी भी महाद्वीप में चले जाओ, चाहे यूरोप में चले जाओ, चाहे अफ्रीका में चले जाओ, चाहे भारत में आ जाओ, चाहे उत्तरी अमेरिका, चाहे दक्षिण अमेरिका, चाहे एशिया, किसी महाद्वीप में चले जाओ वहाँ पर आपको स्थायी हिम क्षेत्र देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कभी आपको स्थायी हिम क्षेत्र देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखो, ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका भूपृष्ठ के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी हिम क्षेत्र हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, कौन कौन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका भूपृष्ठ के दो
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी हिम क्षेत्र है। देखो, दो बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आपको स्थायी हिम क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका दो महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर आपको हमेशा, ज़्यादातर, हमेशा या अधिक स्थायी हिम क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हिमटोपियाँ। देखो, हिमटोपियाँ क्या होती हैं इसके बारे में भी पढ़ लो भाई साहब कि हिमटोपी क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, हिमटोपियों को इंग्लिश में आइस कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइस कैप बोलते हैं। दोबारा से सुनो, हिमटोपियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइस कैप। कठोरतम हिम आवरण की टोपी। हिम टोपी क्या होती है? कठोरतम हिम आवरण। क्या? कठोरतम हिम आवरण की टोपी को क्या कहते हैं हम? हिम टोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम टोपी कहते हैं। हिम टोपियाँ अधिक ऊंचाई पर होती हैं। जो हिम टोपियाँ होती हैं वो हमें अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? अधिक ऊंचाई पर। अब आगे देखो, 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम चादर तथा इससे कम क्षेत्र वाले हिमपिंड को हिमटोपी कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना प्यारे साथियों, बस कुछ भी अंतर नहीं है। 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम चादर कहते हैं तथा इससे कम क्षेत्र वाले हिमपिंड को हिम टोपी कहते हैं। हिम टोपी और हिम चादर दोनों में मात्र एक अंतर है। हिम चादर होता है 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम चादर कहते हैं, और 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम टोपी कहते हैं। ठीक है, तो केवल आपको ध्यान में रखना है, 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले हिमखंड को हम क्या कहते हैं? हिम चादर कहते हैं, और इससे कम क्षेत्र वाले हिमपिंड को हम क्या कहते हैं? हिम टोपी कहते हैं। आगे देखो प्यारे साथियों, हिम चादर एवं हिम टोपी, ध्यान से सुनना। हिम चादर एवं हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम गुंबद कहते हैं। दोबारा से सुनो, हिम चादर एवं हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम गुंबद कहते हैं। अब आगे चलो, देखो भाई लोगों, एक बहुत प्यारी बात निकल कर आई है यहाँ पर। देखो, सबसे पहली प्यारी बात तो ये सुनो कि हिमनद 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो हमें ये सुनना है कि हिमनद टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब थोड़ा आगे बढ़ो। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय हिमनद की। जिसकी? पर्वतीय हिमनद, माउंटेन ग्लेशियर की। पर्वतीय हिमनद क्या होता है? देखो, इसे घाटी या अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं। जो पर्वतीय हिमनद होता है उसको घाटी या अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं। तो पर्वतीय हिमनद, माउंटेन ग्लेशियर, घाटी हिमनद और अल्पाइन हिमनद, चारों नाम एक ही हैं। ठीक है, पर्वतीय हिमनद को ही माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं, पर्वतीय हिमनद को ही घाटी हिमनद कहते हैं, और पर्वतीय हिमनद को ही अल्पाइन हिमनद कहते हैं। अब देखो, पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमटोपी या हिम क्षेत्र से हिमराशि जब गुरुत्व के कारण, किसके? गुरुत्व के कारण, मतलब गुरुत्व आकर्षण के कारण नीचे ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। ध्यान से सुनना बात को भाई लोगों दोबारा से। देखो, पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थान पर स्थित
हिमटोपी या हिमक्षेत्र से हिमराशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलो, देखो पर्वतीय हिमनद का सर्वप्रथम अध्ययन आल्प्स पर्वत में हुआ था। जो पर्वतीय हिमनद है उसका सबसे पहला अध्ययन कहाँ पर हुआ था? आल्प्स पर्वत में हुआ था, और इसीलिए इसको आल्प्स हिमनद या अल्पाइन हिमनद कहते हैं। कि जो पर्वतीय हिमनद था उसका सबसे पहले अध्ययन कहाँ पर हुआ था? आल्प्स पर्वत में हुआ था, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अल्पाइन हिमनद कहते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। दोबारा से सुन लो ध्यान लगाकर कि पर्वतीय हिमनद का सर्वप्रथम अध्ययन आल्प्स पर्वत में हुआ था, इसलिए इसे अल्पाइन हिमनद या अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। घाटी हिमनद, पर्वतीय हिमनद प्राय हिमरेखा से ऊपर होते हैं। देखो भाई साहब, चाहे घाटी हिमनद आ जाए और चाहे पर्वतीय हिमनद आ जाए, दोनों के दोनों प्राय हिमरेखा से ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं? हिमरेखा से ऊपर होते हैं। अब भाई साहब तीसरा आता है गिरिपद हिमनद। कौन सा? गिरिपद हिमनद, पेडियामाउंट ग्लेशियर। गिरिपद हिमनद, इसको पर्वतपाद हिमनद भी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, इसके 3 नाम हैं। पहला नाम गिरिपद हिमनद, दूसरा नाम पेडियामाउंट ग्लेशियर, और तीसरा नाम पर्वतपाद हिमनद। गिरिपद हिमनद, पर्वतपाद हिमनद और पेडियामाउंट ग्लेशियर, तीनों नाम एक ही हैं। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो प्यारे साथियों। देखो ये हिमनद उच्च अक्षांशों मुख्यतः अलास्का में पाए जाते हैं। जो पर्वतपाद हिमनद हैं वो मुख्यतः उच्च अक्षांशों या मुख्यतः अलास्का में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः अलास्का में पाए जाते हैं। मालस्पीना हिमनद अलास्का का प्रसिद्ध हिमनद है। एक हिमनद है जिसका नाम है मालस्पीना, एक हिमनद है जिसका नाम है मालस्पीना, और ये मालस्पीना हिमनद अलास्का का सबसे प्रसिद्ध हिमनद है। कहाँ का? अलास्का का सबसे प्रसिद्ध हिमनद है। उसके बाद हम बात करें महाद्वीपीय हिमनद की, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय हिमनद या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की। अंटार्कटिक महाद्वीप एवं ग्रीनलैंड के हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, इसमें कौन कौन सा आता है? अंटार्कटिक महाद्वीप और ग्रीनलैंड। अंटार्कटिक महाद्वीप और ग्रीनलैंड के जो हिमनद हैं वो किस में आते हैं? महाद्वीपीय हिमनद में आते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में आते हैं। अंटार्कटिका में हिम आवरण की औसत मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कितनी है? 1.5 किलोमीटर। तो दोबारा से ध्यान से सुन लो, अंटार्कटिका में हिम आवरण की औसत मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। अब थोड़ा आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर मैंने नोट डालकर एक बात लिखी है, बात बहुत शानदार है, ध्यान से सुनो। पिघलने एवं पुनः जमने की प्रक्रिया। पिघलने एवं पुनः जमने की प्रक्रिया फ्रीज थ्रो साइकिल के द्वारा हिमवय अर्ध दानेदार रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो ध्यान से, पिघलने एवं पुनः जमने की प्रक्रिया के द्वारा हिम अर्ध दानेदार रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे फन अथवा नेवे कहते हैं। ठीक है, कि पिघलने एवं पुनः जमने की प्रक्रिया फ्रीज थ्रो साइकिल के द्वारा हिम
अर्ध दानेदार रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फन कहते हैं या नेवे कहते हैं। नेवे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फन जर्मन भाषा का शब्द है। फिर ध्यान से सुन लो, फन कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। नेवे कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का। अब देखो, अंटार्कटिक महाद्वीप पर विश्व का 86% हिम पाया जाता है। भाई साहब, यदि अंटार्कटिक महाद्वीप की बात की जाए तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर विश्व की 86% हिम पाई जाती है। महाद्वीपीय हिमनदों के पिघलने से समुद्र का तल लगभग 200 फीट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, महाद्वीपीय हिमनदों के पिघलने से समुद्र का तल लगभग कितना ऊपर उठ जाएगा, 200 फीट ऊपर उठ जाएगा। अब देखो भाई साहब, एक सिद्धांत और है, इस सिद्धांत को भी ध्यान से सुनना। देखो, आकृतिक वर्गीकरण किसके लिए, किससे संबंधित है ये, हिमनदों का आकृति के आधार पर वर्गीकरण से। आकृतिक वर्गीकरण, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है, हिमनदों का आकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसके प्रतिपादक कौन है, अल्मैन है। कौन है, अल्मैन है। कब, 1948 में। कब, 1948 में। तो आकृतिक वर्गीकरण किससे संबंधित है, हिमनदों का आकृति के आधार पर वर्गीकरण से। इसके प्रतिपादक कौन है, अल्मैन है। इसका प्रतिपादन कब किया था, 1948 में। आकृतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो भाई लोगों, हिमनद के प्रवाह की गति उसके मध्य भाग में अधिकतम एवं दोनों किनारों पर न्यूनतम होती है। हिमनद के प्रवाह की गति उसके मध्य भाग में अधिकतम होती है एवं दोनों किनारों वाले भाग पर न्यूनतम होती है। कि हिमनद के प्रवाह की गति उसके मध्य भाग में अधिकतम होती है और उसके दोनों किनारों वाले भाग में न्यूनतम होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, ग्रीष्म काल में हिमनद की गति शीतकाल की तुलना में अधिक होती है। बात बिल्कुल सिंपल सी है। ग्रीष्म काल में जो हिमनद की गति है वो शीतकाल की तुलना में अधिक होती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से सुन लो, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीष्म काल में हिमनद की गति शीतकाल की तुलना में ज़्यादा होती है। हिमनद के प्रवाह की गति उसके मध्य भाग में अधिकतम और दोनों किनारों पर न्यूनतम होती है। अब देखो भाई साहब, अब यदि हिमनद के चाल की बात की जाए कि हिमनद के चाल के संबंध में किस किस विद्वान ने बात की, इसको ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे साथियों। देखो, सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। हिमनद की चाल, हिमनद की चाल के संबंध में सर्वप्रथम विचार स्विट्जरलैंड के ह्यूजी ने, किसने, ह्यूजी ने कब, 1827 में लगाया था। ठीक है, ध्यान से सुन लो। हिमनद की चाल के संबंध में सर्वप्रथम विचार स्विट्जरलैंड के ह्यूजी ने 1827 में लगाया था। कौन से पर्वत के अध्ययन के दौरान, आल्प्स पर्वत के आर नामक ग्लेशियर के अध्ययन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। दोबारा से पढ़कर बता रहा हूँ, हिमनद की चाल के संबंध में सर्वप्रथम विचार स्विट्जरलैंड के ह्यूजी ने 1827 में लगाया था, आल्प्स पर्वत के आर नामक ग्लेशियर पर अध्ययन के दौरान। किसके दौरान, आल्प्स पर्वत के आर नामक ग्लेशियर के अध्ययन के दौरान। आगे एक चीज और देखो भाई लोगों, ह्यूजी के बाद 1835 में
लुई अगासिज ने हिमनदों की गति के संबंध में अपने विचार रखे। हायुजी के बाद कब 1835 में किसने लुई अगासिज ने हिमनदों की गति के संबंध में अपने विचार रखे थे? फिर थोड़ा आगे चलो, देखो विश्व में सर्वाधिक रफ्तार वाले हिमनद ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लो कि विश्व में सबसे ज़्यादा गति वाले, विश्व में सबसे ज़्यादा गति वाले या विश्व में सबसे तेज रफ्तार वाले हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का बियर्डमोर, अंटार्कटिका का बियर्डमोर हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका का बियर्डमोर हिमनद। कौन सा? अंटार्कटिका का बियर्डमोर हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। उसके बाद अब भाई साहब हिमनद की गति के बारे में पता चलाएं कि हिमनद की गति के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हिमनद गति करता है। तो इसके दो कारण हैं, एक गुरुत्वाकर्षण का कारण, दूसरा भार में वृद्धि का कारण। ठीक है, दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हिमनद गति करता है। पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण का कारण और दूसरा कारण है भार में वृद्धि, वजन में वृद्धि। किसके में? हिमनद के में। उसके बाद देखो हिमनद का निवर्तन क्या है? हिमनद का निवर्तन या हिमनद का पीछे सरकना, दोनों बात एक ही। हिमनद का निवर्तन बोल दो चाहे हिमनद का पीछे सरकना बोल दो। हिम बनने की प्रक्रिया की अपेक्षा नष्ट होने की क्रिया तीव्र होती है। हिम बनने की प्रक्रिया की अपेक्षा नष्ट होने की क्रिया तीव्र होती है। तो हिमनद का निवर्तन या हिमनद का पीछे सरकना क्या होता है कि हिम बनने की क्रिया की अपेक्षा नष्ट होने की क्रिया ज़्यादा तेज होती है, ज़्यादा तीव्र होती है। फिर थोड़ा आगे चलो, देखो एक सिद्धांत है, सिद्धांत को ध्यान से सुन लो एक बार। हिमनदीय अपरदन का सिद्धांत। किसका? हिमनदीय अपरदन का सिद्धांत किसने दिया? डी मोर्टिन ने दिया। किसने? डी मोर्टिन ने या डी मोर्टिन ने दिया। दोबारा से सुन लो प्यारे साथियों कि हिमनदीय अपरदन का सिद्धांत किसने दिया था? डी मोर्टिन ने दिया था। और उन्होंने एक बात बोली थी कि यदि हिमनद की तली का ढाल समान नहीं है, जो कि एक तथ्य है, तो दरार क्षेत्रों के दोनों ओर ऊपर और नीचे सर्वाधिक अपरदन होता है। दोबारा से सुन लो भाई लोगों, हिमनदीय अपरदन का सिद्धांत किसने दिया था? डी मोर्टिन ने दिया था। और उन्होंने एक बात बोली थी कि यदि हिमनद की तली का ढाल समान नहीं है, जो कि एक तथ्य है, तो दरार क्षेत्रों के दोनों ओर ऊपर और नीचे सर्वाधिक अपरदन होता है। ये बात किसने बोली थी? डी मोर्टिन महोदय ने बोली थी। अब हम पढ़ेंगे भाई लोगों आगे हिमनद के कार्य कि हिमनद कौन कौन से काम करता है। तो ध्यान रखो हिमनद वही भूमिगत जल, पवन और नदी के समान तीन काम करता है, एक परिवहन का, एक निक्षेपण का और एक अपरदन का। ये तीन काम कौन करता है? हिमनद करता है। अब थोड़ा आगे चलो, अब हिमनद के अपरदनात्मक कार्य कि भाई साहब हिमनद कौन कौन से अपरदनात्मक कार्य करता है। तो हिमनद दो अपरदनात्मक कार्य करता है, एक अपघर्षण का और एक उत्पाटन का। उत्पाटन को इंग्लिश में प्लकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्किंग बोलते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। हिमनद के अपरदनात्मक कार्य दो होते हैं, एक होता है अपघर्षण का और दूसरा होता है उत्पाटन का। अब इन दोनों को पढ़ लो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पाटन। जब चट्टानों की दरारें, जल चट्टानों की दरारों एवं संधियों में प्रवेश करता है। जब जल
चट्टानों की दरारों एवं संधियों में प्रवेश करता है एवं जम जाता है। तो हिमानी के गतिशील होने के कारण वह तो हिमानी के गतिशील होने के कारण वह चट्टानों को तोड़ डालती है। इस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। दोबारा सुन लो प्यारे साथियों कि जब जल चट्टानों की दरारों एवं संधियों में प्रवेश करता है एवं जम जाता है तो हिमानी के गतिशील होने के कारण वह चट्टानों को तोड़ डालता है और इस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। क्या होता है? जैसे ये कोई चट्टान है भाई साहब, और इस चट्टान में क्या है? ये कोई दरार है। इस दरार में क्या करता है भाई साहब? ये हमारा जल घुस जाता है और जैसे ये जल घुसकर जमता है तो जमते ही क्या होता है भाई साहब? इसका आयतन बढ़ जाता है। आपको पहले से पता होगा कि बर्फ़ का आयतन जल की तुलना में अधिक होता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक गिलास में पानी भरो, फ्रिज में रखो और जब वो कंप्लीट रूप से बर्फ़ में बदल जाए तब देखना वो जो बर्फ़ है वो किनारों से बाहर आ जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इस बर्फ़ का आयतन बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? ये दरार चौड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब भाई साहब उत्पाटन के द्वारा किस किस का निर्माण होता है? टॉन झील का और रोक बेसिन का। टॉन झील और रोक बेसिन किसके उदाहरण है? उत्पाटन द्वारा निर्मित हिमनद आकृतियों के। इस साइड देख लो, अपघर्षण। देखो भाई, अपघर्षण में प्यारी सी बात लिखी हुई है एक, हिमनद अपनी तली में फंसे चट्टान के टुकड़ों द्वारा मार्ग में आने वाली चट्टानों को घिसने का कार्य करती है। यह क्रिया अपघर्षण कहलाती है। कि हिमनद अपनी तली में फंसे चट्टानों के टुकड़ों द्वारा मार्ग में आने वाली चट्टानों को घिसने का कार्य करती है और यह क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघर्षण। थोड़ा सा आगे देख लो भाई लोगों, अपघर्षण के उदाहरण बता दूं। सर्क है, सर्क का निर्माण अपघर्षण की क्रिया द्वारा होता है। कोल का निर्माण अपघर्षण से होता है। नूनाटक का निर्माण अपघर्षण से होता है। अरेत का निर्माण अपघर्षण से होता है। रोक बेसिन का निर्माण अपघर्षण से होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण अपघर्षण से होता है। ये चीज और पढ़ लो भाई। हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य प्लस निक्षेपात्मक कार्य। हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य निक्षेपात्मक कार्य को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण कहते हैं। हिमनद का अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक कार्य को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण कहते हैं। ठीक है। तो हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण किसे कहते हैं? हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य और निक्षेपात्मक कार्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण कहते हैं। ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास रात को फिक्स 10 बजे, नाइट को फिक्स 10 बजे सभी के सभी लाइव आ जाना। शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।